अच्छा जी, देखिए अब डायफाइलोबूथरियम लैक्टम जो है उसमें हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर ना 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, ठीक है? चलें ये मैं आपको लाइफ साइकिल में बता दूँगी कौन-कौन से हैं। एक जो है ना वो टाइनी क्रस्टेशियंस होते हैं और एक लार्ज फिश होती है। ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, ये मैं आपको ना लाइफ साइकिल के अंदर ही बताऊँगी कि कौन से इंटरमीडिएट होस्ट हैं। डायफाइलोबूथरियम लैक्टम जो है डिजीज़ कौन-सी कराता है? नाम से ज़ाहिर है कि डायफाइलोबूथरियासिस कराएगा। इसके पास जो होता है वो स्कॉलेक्स होता है, ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है, हेड तो सारे ऑर्गेनिज्म के पास होगा। स्कॉलेक्स तो होता है लेकिन उसके ऊपर सर्कल ऑफ हुक्स नहीं होती और उसके ऊपर 4 सकिंग ग्रूव्स नहीं होते। सॉरी 4 और इसके ऊपर पहले जो टीनिया था उसके अंदर 4 हुक्स प्रेज़ेंट थी, वैसा भी कुछ नहीं होता। हुक्स नहीं थी, सॉरी क्या नाम था उसका? 1 मिनट। सक्कर्स प्रेजेंट थे, ठीक है? तो इसके ऊपर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, 2 सकिंग ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़, ठीक है? कहाँ गया है? अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि इसका जो ग्रेविड यूट्रस होता है वो हमारे पास रोजेट फॉर्म में होता है, ठीक है? ग्रेविड यूट्रस इज इन द फॉर्म ऑफ अ रोजेट। उसके बाद क्या है कि जो बाकी टैपवर्म के एग्स हैं वो राउंड होते हैं लेकिन डायफाइलोबूथरियम लैक्टम के एग्स जो होते हैं वो ओवल होते हैं, ठीक है? आप सपोज कर लें कि आपके पास एक ओवल सी शेप है, उसके ऊपर ना आप ना उस ओवल के ऊपर, ठीक है, ओवल के ऊपर वाला जो अपर एंड है उसके नीचे छोटी सी यूं लाइन बना दें, ठीक है? तो वो ऐसे लगेगा जैसे एक लिड आप बनाएं, खुद ड्रॉ करें, एक ओवल शेप बनाएं, ठीक है? और ओवल का जो अपर एंड है ना उसके बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़ के एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें। तो यूं आपको लगेगा कि जैसे इसके ऊपर एक ढक्कन या लिड प्रेजेंट हो। तो इसके एग की शक्ल इस तरह की होती है कि ओवल होता है और इसके ऊपर लिड लाइक ओपनिंग होती है। इस लिड लाइक ओपनिंग को ओपर्क्यूलम कहते हैं और इसका एग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और स्पी का क्योंकि ये बड़ा खास सी शेप है, ठीक है? आपको इसके लिड लाइक ओपनिंग का नाम आना चाहिए। और डायफाइलोबूथरियम लैक्टम जो है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टैपवर्म है। इसकी लेंथ जो है वो 13 मीटर होती है ऑलमोस्ट। और मैंने आपको कहाँ पे इसकी स्केचिंग की वीडियो ज़रूर देखी। उन्होंने एक ना पर्सन वॉशरूम में जा रहा है, उसके हाथ में टिश्यू पेपर पकड़ा हुआ है, टिश्यू रोल सा है, तो वो टिश्यू जो है ना उसमें से निकल के यानी नीचे गिरा हुआ है, तो वो काफ़ी लंबा सा है, तो उससे उसने याद कराया हुआ है कि इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट टैपवर्म है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में सिर्फ आपने 3-4 बातें करनी है, वही एरोहेड की फॉर्म है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि वर्म अटैचेस टू द गट वॉल, ठीक है? फिर आप एरो लगा कर लिखें कि वर्म अपटेक्स विटामिन B12, फिर एरो लगा कर लिखें विटामिन B12 डेफिशिएंसी अकर्स एंड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स, कि ये वर्म क्या होता है, गट वॉल के साथ जाकर अटैच हो जाता है और वहाँ से विटामिन B12 को अपटेक करना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है उसको हम लोग, जिसकी वजह से आपको पता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसकी क्या है हमारे पास? क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ये है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन इसकी वजह से डायरिया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये 2 चीज़ें ही होती हैं। लैब डायग्नोसिस में आप क्या करते हैं, स्टूल सैंपल ले लेते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं तो आपको ओवल शेप के एग्स नजर आएंगे और उनका कलर कौन सा होगा, येलो ब्राउनिश से होंगे और उन एग्स के ऊपर एक लिड लाइक ओपनिंग जिसको हमने अपर्क्यूलम कह दिया वो प्रेजेंट होगा, ठीक है? सो ये हमारे पास जो है ना वो इसका इतना सा था, ठीक है? अब मैं इसका लाइफ साइकिल जो है वो आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है ना?